हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के 5 बजे के इस डिबेट शो में। पिछले करीब 1.5 महीने से हम बार बार कह रहे थे कि तबलीगी जमात के जरिए जो देश में कोरोना फैला, उसमें जमात के मुखिया मौलाना साद का बहुत बड़ा रोल है। मौलाना साद की जिद या फिर साजिश जो भी कहिए, उसकी वजह से देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मरीज फैले हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग मौलाना का बचाव करते रहे और हैरानी हुई ये देखकर कि चारों तरफ से कोरोना काल में मौलाना साद को बचाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वो लोग जो नाम तक नहीं जानते थे, अब आप जानते हैं किस एजेंडा के तहत ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन मौलाना के खिलाफ खुद गवाही दी है तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने। ध्यान से सुनिए। 166 लोगों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। जमात से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन जमातियों से जब पूछताछ की तो इनमें से ज्यादातर ने इस बात की गवाही दी कि 20 मार्च के बाद वो मरकज से निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें रुकने के लिए कहा। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, जिससे ये पता चलता है कि पुलिस के नोटिस दिए जाने के बाद भी मरकज में जमातियों को जानबूझकर रोका गया। और अपनी जांच को पुख्ता करने के लिए ही क्राइम ब्रांच ने इन 166 जमातियों के बयानों को दर्ज किया है। मौलाना साद के खिलाफ पुलिस पहले ही केस दर्ज कर चुकी है। तो क्या अब इस खुलासे के बाद साद पर शिकंजा कसेगा? आज सीधा सवाल यही। निजामुद्दीन मरकज वाले मौलाना पर बड़ा खुलासा। जमातियों ने किया मौलाना साद का पर्दाफाश। मार्च महीने के आखिर में जब दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से तबलीगी जमात के लोगों की ये तस्वीर आई थी तो हर कोई परेशान हो गया था। कोरोना काल में देश विदेश के हजारों लोगों का इस तरह से जमा होना कोरोना के बढ़ते मामलों की बड़ी वजह बना। अब मरकज में जुटी इस भीड़ को लेकर खुद जमातियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने पूछताछ में माना है कि मौलाना साद ने उन्हें निजामुद्दीन मरकज में रुकने को कहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जमात से जुड़े 166 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर जमातियों ने क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में माना है कि 20 मार्च के बाद मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही उन्हें कहा था। ज्यादातर जमातियों ने माना है कि वो मरकज से निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में ये बात साफ है कि पुलिस के नोटिस दिए जाने के बाद भी जानबूझकर जमातियों को मरकज में रोका गया और अपनी इसी जांच को पुख्ता करने के लिए क्राइम ब्रांच ने 166 जमातियों के बयान दर्ज किए हैं। खबर ये भी है कि पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए जानबूझकर मौलाना साद अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद अपना कोरोना टेस्ट सरकारी अस्पताल से नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही सरकारी अस्पताल से कराए हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो क्राइम ब्रांच मौलाना साद को पूछताछ के लिए बुला लेगी। एक दिन पहले ही यह खबर आई थी कि क्राइम ब्रांच ने 700 जमातियों के पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है कि इन्हें किस आधार पर वीजा मिला था। 4 नोटिस देने के बावजूद मौलाना साद पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन 166 जमातियों का खुलासा मौलाना साद के लिए अब नई मुसीबत खड़ी करेगा। आपको पता है,
जब हम कह रहे थे कि मौलाना साद ने ये सब काम किया है, मौलाना साद के कहे पर लोग जो है वहां पर इकट्ठा हुए, वहां से नहीं निकले, मौलाना साद के कहने पर उन्होंने अपनी इस बीमारी को या इन्फेक्शन को छुपाए रखा, मौलाना साद ही मरकज के मरकज में या मरकज कांड के मरकज में है, तो कहा जा रहा था अरे देखिए बड़ा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये लोग, समझ नहीं रहे, कोरोना काल है। लेकिन आज जमाती इस बात को कबूल कर रहे हैं। 166 लोग जिनसे बातचीत हुई है, जिनसे पूछताछ हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो घर पर जाना चाह रहे थे, मौलाना साद ने हमें रोका। और ऑडियो क्लिप आपको याद ही होगी जो आई थी जिसमें कहा गया था कि वायरस से क्या डरना। संबित पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जामई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, IMF यानी इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अमीना शेरवानी जुड़ चुकी है जो कि इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। हमारे साथ संगीत रागी साहब भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुजीबुर रहमान साहब सदस्य तबलीगी जमात के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुजीबुर रहमान, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ, आप कह दीजिए कि 166 जमाती जिनसे पूछताछ हुई है वो भी मुसलमान नहीं है और मुसलमानों को खतरे में डालने के लिए उन्होंने ये काम किया है। नहीं, मैं बताऊंगा, इसमें मौलाना साहब को एक अवार्ड देना चाहिए कि उन्होंने लोगों को जाने नहीं दिया, रोक के रखा। वरना जैसे पुलिस ढूंढती फिर रही थी बाकी जमातियों को कौन कहां कहां गया और मुश्किल हो जाती, तो उन्होंने इस तरीके से अगर रोक के रखा, लोगों को नहीं जाने दिया, तो उसको ये अवार्ड उनकी अप्रिसिएशन करने की बात है, ना कि उनको क्रिटिसाइज करने की। अवार्ड कौन सा? जी बिल्कुल, नहीं आप बताइए ना क्वारंटीन में क्या होता है। हाँ? नहीं, आप अवार्ड आप बताइए क्वारंटीन क्या होता है। लोगों को कौन सा अवार्ड? उन्होंने प्रशासन का काम आसान किया कि नहीं, कौन लोगों सा को जाने नहीं दिया। अरे अवार्ड का नाम तो बताइए। आप सुनिए ना बात को, मैं तो सुन ही रही हूँ, अवार्ड का नाम बताइए। ये काम मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अवार्ड बताइए ना, कौन सा अवार्ड? अरे हम लोग चंदा इकट्ठा करें ना, बताइए ना कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए मौलाना साद को, कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए, द बेस्ट भगोड़ा अवार्ड ऑफ द ईयर, भारत रत्न मिलना चाहिए उनको, भारत रत्न मिलना चाहिए उनको। उन्होंने भारत रत्न जैसा कोई काम किया है? पता भी आपको भारत रत्न क्या होता है? अब्दुल कलाम से तुलना कर रहे हैं मौलाना साद की, जो इस वक्त भगोड़े हैं, जो क्वारंटीन करके बाकी सारे जमातियों को इन्फेक्शन जो है वो दान में दे गए हैं और उनको अवार्ड मिलना चाहिए। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, बिल्कुल साथ वाली तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ना, ये जीती जागती मिसाल है अंधभक्ति की। नहीं मुजीबुर रहमान साहब, वो जो अंधभक्त की डेफिनेशन है ना, उसमें फिट हो जाना चाहिए मुजीबुर रहमान को। इसे कहते हैं अंधभक्ति। कि 166 जमाती कह रहे हैं कि हम तो जाना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने हमको कहा कि नहीं यहीं पर रुको, और ये कह रहे हैं अवार्ड मिलना चाहिए। संबित पात्रा अवार्ड दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए सही की नहीं थी? आप रुक जाइए। चलिए देखिए रूबिका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप डिबेट किसके साथ करेंगे? आप बताइए, जिसके साथ आप डिबेट करना चाहते हैं वो तर्कों पे डिबेट नहीं कर रहा है, कुतर्कों पे भी नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए मौलाना साद पे डिबेट नहीं, इनको इन्वाइट किया गया नहीं बिल्कुल, और नहीं इनको अपनी बात रखने दी गई, तो फिर कहेंगे कि जानबूझकर नहीं बुलाते हैं, देखिए ये हमें बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं और ये एक्सपोज भी होने चाहिए, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि रूबिका लियाकत ने कोई पहली बार नहीं, अनेकों बार ऐसे अनेक लोगों को एक्सपोज किया है जो एक्सपोज होने के काबिल थे। मगर आप इनकी बेशर्मी देखिए, भारत रत्न को भी अपमानित कर रहे हैं कि मौलाना साद को भारत रत्न मिलना चाहिए। कल को ये कहेंगे कि हाफिज सईद को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वो तो बड़ा पीस का काम करता है, वो तो चावल बांटता है पाकिस्तान में। इस प्रकार नहीं होता है। सुनिए करा लेते हैं, मैं करा रहा हूँ, आप जरा शांति से बैठिए। आपका हिंदुस्तान में पत्थरबाजी बंद करेंगे तो मैं कुछ बात करूंगा, आप अगर कृपया करके मुजीबुर रहमान साहब पत्थरबाजी करना बंद करेंगे तो मैं बात करूं। मैं तो आपके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, अभी भारत रत्न दे रहा हूं, रुकिए जरा। देखिए रूबिका जी जरा इनको शांत कराइए, इनको भारत रत्न भी देना है। आपने तो छोड़ा हुआ ऐसा है जो हक बात करे ना, और जो आपकी गलतियों को बेपर्दा करें, तो आपको लगता है कि वो दूसरी पार्टी के साथ हो गया है। प्लीज, ये आई एम यूज्ड टू दिस, मुझे आदत हो गई है। ये आपका ये जो कार्ड ले लेके घूमते हैं ना, आप अपने निकाल देते हैं प्लकार्ड,
जब चाहे तब जो प्लकार्ड निकालते हैं ना उसको वापस रख दीजिए जहां से निकाला है आपने, क्योंकि मुझे आपकी उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप रुक जाइए मुजीबुर रहमान रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अवार्ड चाहिए ना आपको, अवार्ड दे तो रहे हैं, रुकिए ना। किस बात के लिए अवार्ड मुजीबुर साहब? जिस प्रकार का भाषण मौलाना साद ने दिया वो हम सबने सुना है, वो भाषण एबीपी न्यूज में भी चला। क्या कहा मौलाना साद ने? अगर मरना ही है तो मस्जिद में आके मरो। क्या कहा मौलाना साद ने? उसने कहा ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी षड्यंत्र और एक कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने कहा कि वो सारे डॉक्टर्स जो अल्लाह से खौफ नहीं खाते हैं उनको मानने की भी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की वाहियात बातों को फैलाने वाले को आप कह रहे कि भारत रत्न का अवार्ड दो, आपको शर्म आना चाहिए। दूसरी बात है, देखिए आपने अभी एबीपी न्यूज ने जो इतना बड़ा खुलासा किया है रूबिका जी, उससे एक बू आती है, वो बू है षड्यंत्र की। पुलिस के नोटिस देने के बावजूद ये सारे लोग वापस जाना चाहते थे, उनको जबरदस्ती रोक के रखना। और ये कोई हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये 167 ऐसे जमाती कह रहे हैं जो एक तरह से कोट अनकोट अंधभक्त होंगे। उनसे पूछताछ होने के बाद वो ये सबमिट कर रहे हैं कि हम तो जाना चाहते थे मगर पता नहीं क्यों मौलाना साद ने हमें रोक लिया। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी खुलासा आप लोगों ने किया कि मौलाना साद जानबूझ के अपनी एग्जामिनेशन, कोविड की एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो किसी न किसी रूप से बचना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन से। क्यों बचना चाहते हैं? अगर वो इतने महान है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए तो उनके पास ऐसा क्या है जो वो छुपाना चाहते हैं? वो सामने आकर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं? और हमने वो सारे दृश्य देखे हैं जो जमातियों ने पूरे देश में किए। अब तो सामने नहीं आने वाले ना संबित पात्रा। मैं ये कह रही हूँ मौलाना साद आपको पता नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल काम की नहीं है, आपकी पुलिस को पता ही नहीं है कि मौलाना साद कहाँ है। लॉकडाउन में कोई कहीं जा नहीं रहा, अलावा मजदूरों की सड़क पर कोई और नजर नहीं आ रहा है, और आप कह रहे हैं मौलाना साद पकड़ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। ये वाजिब प्रश्न है। ऐसा तो नहीं होगा कि इतने बड़े देश का इतना बड़ा इंटेलिजेंस मौलाना साद कहां है, पकड़ नहीं सकती है। इसका क्या कारण होगा मैं बताता हूं। 2 फोल्ड कारण होंगे। नंबर 1, आप देखिए ये एक संक्रमण काल है, ये एक ऐसा काल है जिसमें पूरे एक युद्ध की परिस्थिति देश में बनी हुई है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आज अगर मौलाना साद को पुलिस, दिल्ली पुलिस घर से घसीट के ले आए और मौलाना साद और उसके फॉलोअर एक कॉल दे दे कि पूरे देश में दंगे भड़का दो क्योंकि मौलाना साद को अरेस्ट कर लिया गया है, ये सारा हमारी जो इंटेलिजेंस और पुलिस डिपार्टमेंट है बैठ के मीटिंग करती है कि किस प्रकार पकड़ना है, कब पकड़ना है। अभी घसीट के लाएंगे, इंट्रोगेशन करेंगे, जानबूझ के इसको एक भड़काने की, हिंदू मुसलमान के दंगे में परिवर्तित करने के लिए कुछ लोग चेष्टा करेंगे। बहुत सोच समझकर इंटेलिजेंस जरूर काम कर रही होगी। हम नहीं चाहते ऐसी परिस्थिति में लोग भड़काएं। नंबर 1 शोएब जामई, ठीक है, समझ बात रहा। 1 सेकंड शोएब जामई हो गया। अब जी चलिए, अब मैं बोलूं? नहीं तो आपको भी अवार्ड दे तब बोलेंगे क्या? रूबिका जी, रूबिका जी देखिए, चलिए संबित जी पहले पूरा कर ले, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसमें। संबित जी अपना पूरा कर ले पहले। क्या कर रहे हैं आपका? कहाँ डिबेट कर रहे हैं? कौन से सन की डिबेट कर रहे हैं? संबित पात्रा को अपनी बात खत्म किए अरसा हो गया है भाई। शोएब जामई इसीलिए तो कह रहे हैं बहुत पीछे चलते हैं आप। अच्छा हो गया ना, ठीक है। रूबिका जी देखिए, इस तमाम मामले में मैं एक बात का खुलासा आपके सामने करना चाहूंगा, और आपके ही पत्रकार बंधुओं ने, जो जर्नलिस्टिक बिरादरी है, जर्नलिस्ट, उन्होंने इस बात का खुलासा किया और हमने भी इस चीज को पूरा गहन से अध्ययन करके मैं बता रहा हूं कि बीपीआरडी यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिश की थी, जो रिपोर्ट का नाम है ए गाइड फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑन हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज, इसके पेज नंबर 10 में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि मौलाना साद साहब का ऑडियो जो लीक था वो फेक है। और ये बात पता चलने के बाद जब जांच हुई तो इंस्पेक्टर सतीश कुमार की टीम ने जांच किया तो पाया कि 20 से ज्यादा अलग अलग ऑडियो को डॉक्टर्ड करके, काट छाट करके मौलाना साद साहब का वो ऑडियो बनाया गया था, जो कि मरकज निजामुद्दीन से लैपटॉप बरामद हुए थे, उसमें 300 से ज्यादा ऑडियो देखे गए। उन तमाम ऑडियो की स्कैन करने के बाद ये बात पता चली है। ये बात जब समझ में आई तो उसको बाद में बीपीआरडी की रिपोर्ट को रिट्रैक्ट कर लिया गया और इसके बारे में इंस्पेक्टर सतीश कुमार और इंस्पेक्टर राजन से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्हीं सूत्रों ने एफएसएल यानी हैदराबाद की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जरिए से हवाले दिए कि ये ऑडियो डॉक्टर्ड था मौलाना साद साहब का। मैं चाहता हूं इस पर चर्चा की जाए। ओके, चर्चा करते हैं। अब मुझे ये बताइए, लीक था, वीडियो लीक हुआ? हाँ, वीडियो डॉक्टर्ड था, किसी ने फेक वीडियो और ऑडियो जो भी है वो चला दिया, तो मौलाना साद क्यों खुद आकर नहीं बोल देते हैं? सफाई क्यों देनी पड़ गई थी फिर दूसरे ऑडियो के जरिए? और क्यों छुपे हुए हैं जब वो एकदम साफ सुथरे हैं, दूध के धुले हुए हैं? अच्छा, अब
अब मैं बताता हूं, ठीक है सुनिए। 21 मार्च को गैर आधिकारिक वेबसाइट, क्योंकि तबलीग जमात का कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, उस पर ये जो है ना ऑडियो लिया गया। उस ऑडियो को 20 से अधिक अलग अलग ऑडियो को डॉक्टर करके बनाया गया। अब उसी का पूरा स्पीच मौलाना साहब के जो बाद का जो स्पीच है वो memory.org नहीं सुनना है भाई। 6 अप्रैल को उन्होंने मुझे मौलाना साद का चेहरा देखना है। कहाँ है वो? ये एक फोटो है, इसके अलावा एक फोटो और नहीं दिख रही है। कहाँ है मौलाना साद? आ क्यों नहीं रहे हैं? और 166 जमाती झूठ बोल रहे हैं। संबित पात्रा, अच्छा, रुकिए, शोएब जमाई, मौका दिया आपको मैंने। ये बताइए कि 166 जमाती किसी आपके एबीपी न्यूज पे आके उन्होंने बोला है? किसी तो आपके घर भिजवाएं। जमाती ने किसी कैमरे पर कबूल किया? अभी तो मुजीबुर रहमान उन्हीं के बयान के आधार पर मुजीबुर रहमान भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बताऊं 166 जमाती कहाँ है? प्रोसेस पता है लॉ का या नहीं? कानून का प्रोसेस जानते हैं जामई साहब? मैं आप सुनिए, मैं चार्जशीट क्या होती है, कब लगाई जाती है, उससे पहले कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए जनता के सामने, ये जानते नहीं हैं? रूबिका जी, संबित पात्रा, शाहिद अली ने अब इनका हो गया हो तो मैं बीपीआरडी की खबर तो सूत्रों के हवाले से बताएंगे। बीपीआरडी की खबर तो सूत्रों के हवाले से बताएंगे, और मैं अगर सूत्र का इस्तेमाल करूंगी तो हाँ बड़ा गड़बड़ है। प्लीज शोएब जामई, प्लीज संबित पात्रा, ये सूत्र का हवाला नहीं है। अब ये अगर शांत हो जाए तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर हम चिल्ला चोट करें। बहुत दिल्ली पुलिस उसे कंडेम कर चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर को दिल्ली पुलिस कंडेम कर चुकी है। बिल्कुल खंडन नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस जवाब अड़ा हुआ है। संबित पात्रा, बीपीआरडी की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि ये अगर शांत हो जाए तो क्या फायदा है? देखिए ये तो बड़ा अभी अच्छे बच्चे बन रहे हैं। जवाब दे दीजिए। देखिए पहली बात है, मुझे लगता है शोएब जमाई आधा अधूरा पढ़ के आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के जिस रिपोर्टर ने ये न्यूज छापा था उस रिपोर्टर को कुछ धाराओं के अंतर्गत पुलिस थाना में इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया है और कहा गया है कि आपने एक झूठी खबर लगाई थी। और मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस देश का एक इतना बड़ा अखबार है, हम सब उसका सम्मान करते हैं। जो रिपोर्टर ने ये अखबार छापा था वो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप तो बड़े अच्छे बच्चे बन के बैठे थे अभी कि मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। ये फिर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसे करते हैं शोएब जमाई? एक बात कह दूं मैं आपको, मैं जिस टॉपिक के लिए आपको इन्वाइट करती हूँ उस टॉपिक पर रहिए और इधर उधर के चैनल का जिक्र यहाँ ना कीजिए, ठीक है? बीच में चिल्लाइए भी मत, आराम से बात करिए। रूबिका जी समय तो दे दीजिए। इस बात का ख्याल रखिए ना। मौलाना साहब कहाँ भागे हुए हैं, इसका जवाब दीजिए मुझे। इधर उधर का ज्ञान नहीं। आप सुन लीजिए संबित पात्रा को, मेरे बाकी मेहमान भी है। बीपीआरडी मैंने आपकी बात को सुन लिया। रट्टे मत मारिए यहाँ पर संबित पात्रा। ये चिल्लाना बंद करिए। ये देखिए मैं शोएब जी से कहूंगा, शोएब जी आप हम लोगों से सीखिए कैसे कटसी। हम लोग तो कभी बीच में नहीं बोलते, आप शांति से सुनिए। देखिए मैंने आपको कहा कि उस रिपोर्टर को समन किया गया है पुलिस थाने में बहुत धाराओं के अंतर्गत कि ये फेक न्यूज क्यों छापा आपने। वो रिपोर्टर प्रस्तुत होकर अपने विषय को पुलिस के सामने रखेगा, तो यहाँ हम फेक न्यूज के बारे में डिस्कस ना करें। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब देखिए अगर ये डॉक्टर था, ये सारे वीडियोस जोड़ के बनाए गए थे, तो ये मौलाना साहब उसके अगले दिन, आप बताइए रूबिका जी, आपका और हमारा कोई डॉक्टर वीडियो या कुछ भी चल जाए तो हम अगले दिन ही आके सामने पहुंच जाएंगे कि अरे भैया हमें अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी पूरे एफआईआर दर्ज करवाएंगे, अरे पुलिस के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं जो लोग झूठे वीडियो हमारे बारे में दिखाएंगे। और यहाँ मौलाना साहब एकदम 1.5 महीने तक शांति से आप जवाब देना चाहते हैं, शांति से रुकिए, चिल्लाइए मत। अभी फेक न्यूज फैलाने के लिए संबित पात्रा जी के ऊपर भैया नेहरू और राजीव गांधी को भ्रष्ट बोलने के लिए दोनों सच बोलोगे? सुन लीजिए, मेरे ऊपर एफआईआर क्यों हिंदुस्तान में सबसे बड़े झूठे हैं तो मैं बताता हूँ। देखिए पहले इस पत्थरबाज को बंद कराइए, चिल्लाना बंद करें। आवाज मैं बताता हूँ ना, जब एक बोल रहा है तो इनकी आवाज कम कर दीजिए। मैं एक दूसरे की आवाज, अगर एक दूसरे को आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? अब सुनिए जामई, आपने आरोप लगाया, आप जवाब सुन लीजिए। अब इनकी आवाज को कम करिए। पहले तो चूंकि इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया कि मेरे ऊपर रोजगार होंगे ना, आप रोजे से होंगे ना, थोड़ा तो इस बात का सब्र का, सलीके का, मैं आराम से जवाब देता हूँ। शोएब भाई रुकिए ना, मेरा अधिकार, मेरे ऊपर आक्षेप हुआ है, मेरा अधिकार है, मैं जवाब। संबित पात्रा, देखिए पहली बात तो है, इन्होंने कहा कि संबित पात्रा के ऊपर एफआईआर, बिल्कुल सही बात है। 8-9 एफआईआर कांग्रेस पार्टी ने किया है। किस लिए किया है? क्योंकि मैंने कहा नेहरू नहीं होते तो कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं होती। आई स्टैंड बाय इट। क्योंकि मैंने कहा कि राजीव गांधी जी 84 के दंगे में सम्मिलित थे। मैं अभी भी ठोक किसी ना कह रहा हूं कि 84 के दंगे नहीं होते अगर राजीव गांधी, और जाके 30 एफआईआर मेरे खिलाफ में करा दीजिए।
ये कोई यहाँ पर कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई जो हम डरते हैं इस चीज सच्चाई के रखने से। दूसरी बात, हम विषय पे आते हैं। देखिए, आप बताइए, अगर आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ या शोएब जमाई के खिलाफ भी किसी प्रकार से अगर डॉक्टर्ड वीडियो आ जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे? 1.5 महीने तक मौलाना साहब बैठे रहे, हर चैनल पे, इंडिया के हर चैनल पे और विश्व के बड़े बड़े जगहों पर ये चर्चा का विषय बना, मगर एक भी जगह पर इन्होंने कोई केस नहीं किया। और अब ये पिछली गली से किस प्रकार निकलकर भागे उसकी चर्चा कर रहे हैं, एक बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये शुरू से ही षड्यंत्र था। मिशनरी वीजा के अंतर्गत इनके सारे मरकज वालों को देश में आना चाहिए था। इन सारों ने टूरिस्ट वीजा के अंदर हुआ है। सारे शुरू से ही षड्यंत्र था। संबित पात्रा, एक सेकंड। अब मेरे 2 और मेहमान हैं। अमीना शेरवानी का रुख करना चाहूंगी, हाँ, और उसके बाद संगीत रागी। एक सेकंड, शोएब भाई रिलैक्स, आराम से, इत्मीनान से, मत चीखिए एक दूसरे के ऊपर। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, बाकी सारे मेहमान भी सुन रहे थे। चीखना बंद कीजिए, चीखना बंद कीजिए, बंद कीजिए चीखना, रुक जाइए। मैं मौलाना साद कहाँ है ये जानना चाहती हूँ। और दूसरा, बाकी तमाम जगह, जैसे वो जैन मुनियों को लेकर अभी केस नहीं आया था, उसमें केस दर्ज हुआ ना, कोई आया और किसी ने कहा कि नहीं, खबरदार हमारी कौम के ऊपर अगर निशाना साधा, जिसने गलत किया उनके खिलाफ केस हुआ। हमारे यहाँ आज एबीपी न्यूज पर 2 जैन मुनि बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जो हुआ गलत हुआ। और आप दोनों यहाँ बैठकर क्या कह रहे हैं कि मौलाना साद को भारत रत्न मिलना चाहिए, और मौलाना साद का जो वीडियो है वो एकदम सही है, यू स्टैंड बाय इट। अमीना शेरवानी, हम क्या पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं? अमीना शेरवानी, 1 मिनट आनंद। देखिए, ये बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है हमारे देश में। एक तो हम गरीबों का देश हैं, थोड़े से हम जाहिलों का देश भी हैं, और ऊपर से छड़े छड़े मर्द अपने अपने संगठन खोल कर बैठ जाते हैं, उसमें वो मोटा पैसा गरीब जनता से लेते रहते हैं। इतने संघ, इतने संगठन, इतनी जमातें, इतने बाबा, इतने पीर, ये सब गैर कानूनी हैं, ये सब आरटीआई के दायरे के बाहर हैं। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी इनसे सीख ले ली और अपने पीएम केयर्स को भी आरटीआई के दायरे के बाहर कर लिया। तो मैं तो चिंतित हूं कि इनको जल्दी खत्म करो, वरना हमारे प्रधानमंत्री भी बिगड़ जाएंगे, हमारे बड़े बड़े नेता भी इनकी देखा देखी बिगड़ जाएंगे। इन सारे छड़े मर्दों के संगठनों पर कड़ा अंकुश कसने की जरूरत है। तबलीगी छोटे छोटे लड़कों को लेकर निकल जाते हैं तबलीग करने के लिए, क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम। गंदगी गलाजत इनके मरकज में, मस्जिद मंदिर गंदे भारत के, गैर कानूनी जमीनों पर हमारे सारे मंदिर मस्जिद मरकज बने हुए हैं हेरिटेज प्रॉपर्टीज के अंदर, ये कब्जा करने की टेक्निक है। ऐसे ही वो राम रहीम, आसाराम, पीर बाबा, फकीर बाबा, संगठन, जमातें, इन सब पे बहुत कड़ी नकेल कसने की जरूरत है। मुझे उम्मीद थी मेरे प्रधानमंत्री से कि वो ये काम करेंगे, मगर उन्होंने तो इन सबको खुली छूट दे रखी है और अपने आप भी उन्होंने खुली छूट ले ली कि चलो सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रही है ना। मतलब एक सेकंड, अमीना शेरवानी, मैं बहुत हद तक आपकी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन ये मुल्क आस्था का मुल्क है। अगर आपको किसी में अकीदा है, तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? अमीना, क्या दिक्कत होनी चाहिए? किसी में अकीदा है, किसी को आप हजरत मानते हैं, किसी को अपना बड़ा मानते हैं, उनके साथ राब्ता रखने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इस्लाम एक है, उसका मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ किसी भी धर्म में आपका मेंटोर हो सकता है, आपका कोई बुजुर्गान दीन हो सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कानून के दायरे में रहे ना, वो कानून के दायरे में रहे ना। संगीत रागी साहब, हिंदू धर्म को ना बाबा टाबा की जरूरत है, ना आरएसएस की जरूरत है। ठीक है, वो आपकी पर्सनल सोच हो सकती है ना, आपकी पर्सनल सोच हो सकती है। ओके, संगीत रागी, नहीं, ये पर्सनल सोच का मामला नहीं है कि यहाँ पर बलात्कारी बैठे हो, यहाँ पर कानून तोड़ने अरे तो उनके ऊपर अरे तो आपने सबको एक कैसे कह दिया? आपने सबको एक कैसे कह दिया ना? संबित पात्रा, आपने सबको एक रंग में, यू आर पेंटिंग एवरीबॉडी इन सेम कलर। अमीना, बिल्कुल, ये संबित पात्रा, अमीना जी आपकी अनुमति हो, एक सेकंड रुक जाइए, अमीना जी आपने कुछ कहा, आपकी बात बहुत देर तक आपने 1 मिनट आपकी बात रही, अब सुन लीजिए संबित पात्रा, फिर संगीत रागी। देखिए रूबिका जी, संगठन है ये दिमाग का दही बनाते हैं। ओके, रुक जाइए, आप डिबेट का दही मत बनाइए ना अमीना, रुक जाइए, आपकी बात सुन ली संबित पात्रा।
देखिए, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, मगर मुझे दो बातों पे बहुत ज्यादा दुख लगा। और ये तो आप क्यों आई हैं छड़े मर्दों के साथ डिबेट करने के लिए? यहाँ पे तो 4 मर्द हैं। ये मर्द और महिला वाला विषय नहीं है। मर्द भी अच्छे होते हैं, महिलाएं भी अच्छी होती हैं। प्लीज सारे छड़े मर्द खराब है ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करें मर्दों के खिलाफ। ये देखिए, यहाँ पर हम भी बैठे, ये सभी मर्द भी अच्छे हैं, सभी महिलाएं भी अच्छी हैं, आपके भाई भी हैं, हमारी भी बहनें हैं, माताएं हैं, सब लोग अच्छे हैं भैया। ऐसे मर्दों सब पूरी दुनिया के मर्द खराब है ऐसा अच्छी बात नहीं है। मगर आप सुन लीजिए, मर्दों के संगठन पर नहीं, छड़े मर्द क्या होता है? वो आप मौलाना साद को जो भी कहिए, सभी मर्द जात को मत दीजिए। आप सुन लीजिए मैडम। अच्छा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मैडम ने छड़े मर्दों पे डिबेट नहीं होगा। अरे भाई, हम क्या इस पर डिबेट करने के लिए आए हैं? हम इस पर डिबेट करने के लिए नहीं आए ना। संगीत रागी के पास जाना है। एक सेकंड, अमीना, मुझे लगता है पहली मर्तबा डिबेट में आई हैं। आप डिबेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको समझने होंगे। एक आदमी अपनी बात कहेगा, दूसरा उसे काउंटर कर सकता है, फिर मुझे तीसरे शख्स का। यही काम शोएब जामई ने भी किया है। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही, फिर रुके। यही काम मुजीबुर रहमान ने भी किया है, और अब आपने अपनी बात कही, रुक जाइए। अब संबित पात्रा, देखिए, ये डिबेट छड़े मर्दों के ऊपर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। देखिए, मुझे तो लगता है कुछ परेशानी है। अमीना जी परेशान है। देखिए, मुझे उसमें नहीं जाना है। देखिए, 2 चीजों से मुझे बड़ी आपत्ति हुई अमीना जी की। अमीना जी ने कहा कि मंदिर भी गंदे होते हैं। बिल्कुल गंदे नहीं होते। मस्जिद भी गंदे नहीं होते हैं, मंदिर भी गंदे नहीं होते। हम जमात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप जनरलाइज बिल्कुल मत करिए। आप बिल्कुल गंदे मत, आप इस डिस्कशन को खराब डायरेक्शन में मत लीजिए। ना मंदिर गंदे होते हैं और ना मस्जिद गंदे होते हैं। इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। हमारे मंदिर गंदे, हमारी मस्जिदें गंदी, आप सारे गंदे के गंदे हैं। जिसमें आपने कहा कि मंदिर गंदे होते हैं। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ। मंदिर बैठे हुए हैं, गंदगी हो रही है। चलिए, मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको। घूमिए, आप वीडियो दिखाते रहिए, मगर आप प्लीज रिट्रैक्ट द स्टेटमेंट की मंदिर गंदे तो मुझे बताइए। मंदिर गंदे स्थान है। मैं गुरुद्वारे साफ होते हैं, मैडम, गिरजाघर साफ होते हैं, मगर मंदिर मस्जिदों में आप यहाँ पे अमीना शेरवानी, मुझे लगता है आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है। अमीना शेरवानी, आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है और मुझे बोलने दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस डिबेट को ऐसे आगे ले जा सकती हूँ। नहीं, एक सेकंड आप रुकिए। आप किसी की आस्था को ऐसे कैसे चोट पहुंचा सकती है? आप कैसे चोट पहुंचा सकती है किसी भी आस्था को? आपको कोई हक नहीं बनता है कि ना मस्जिदों के बारे में आप इस तरीके की बातें कह सकती है, ना मंदिरों के बारे में कह सकती है। अमीना शेरवानी, आई विल नॉट अलाउ। मैं नहीं अलाउ करूंगी। आपका कुछ भी अकीदा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहती चली जाएं और हम यहाँ बैठकर सुने। संगीत रागी, मैं आवाज कम कर दीजिए अमीना शेरवानी की, प्लीज। आप इनके स्टेटमेंट को बिल्कुल ऑन एयर मत जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें भी इस बात का ख्याल है। मैं फिर कह रही हूँ कि ये मुल्क आस्था का मुल्क है और हम सब उसका बड़ा सम्मान करते हैं। वो किसी भी धर्म का हो सकता है। तबलीगी जमात को कभी किसी ने भी सवालिया निशान के घेरे में नहीं रखा जब तक ये कोरोना काल में जमाती छुपते नहीं फिरे। ये बात सच है। अब संबित पात्रा, एक सेकंड। संगीत रागी, मंदिर मस्जिद दोनों। हेलो रूबिका जी। जी देखिए रूबिका जी, हम लोग मंदिर और मस्जिद पर बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं और न हिंदू वर्ग उसकी बात करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने जो किया वो उसे हम किस रूप से हम उसे देखें। मुझे लगता है कि मौलाना साहब ने जो कुछ भी किया है मुसलमानों के साथ तो गलत किया ही किया है, पूरी मानवता के खिलाफ उन्होंने काम किए हैं, भारत के खिलाफ उन्होंने काम किए। यदि मरकज नहीं होता तो मैं आज भी कहता हूं कि आज जितने बड़े स्तर पर कोरोना से ये देश को जूझना पड़ रहा है संभवतः वह नहीं हुआ होता। 33% और कहीं कहीं पर तो 90% से 95% जो है वो देन जमातियों की है। ऐसी स्थिति में यदि जमात के लोग कहते हैं कि मौलाना साद ने उनको वहां रखा तो यह निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक कार्रवाई बनती है। और हम लोगों ने देखा है कि पिछले विगत 1-1.5 महीनों के अंदर 22, 24, 26 मार्च के बाद से हमने देखा है मौलाना साद तरह तरह के पैसे बदलते रहे हैं, कानून से बचने की कोशिश की है। यहां तक कि वो सरकारी अस्पताल में अपनी जांच भी नहीं करवाना चाहते हैं। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौलाना साद से छिपाना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं
कि यदि आसाराम बापू को जेल दिया जा सकता है, यदि राम रहीम के खिलाफ बंदूकें निकाल करके उनको घेर करके घसीट करके लाया जा सकता है, तो मौलाना साद के खिलाफ ऐसी बातें नहीं की जा सकती है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये देश की जनता यदि मौलाना साद को घसीट करके तिहाड़ जेल में बंद करता है तो मुझे लगता है पूरी देश की जनता इसके साथ खड़ी होगी, पूरी देश की जनता खड़ी होगी। और मुझे मालूम है कि जो देशभक्त मुसलमान होंगे वो भी इसके साथ खड़े होंगे। ये और बात है कि तबलीगी जो है वो पैन इस्लामिज्म में बात करता है, तबलीगी जो है वो टेररिस्ट पैदा करने वाले, ये अपने आप ये इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक सेकंड संगीत रागी, आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? यहाँ हिंदुस्तान में जो तबलीगी जमात, आपको पता है तबलीगी करते क्या है? आपको पता है तबलीगी करते क्या है? मुझे बता रहा हूँ मैं। अब तक हिंदुस्तान में तबलीगियों ने किया क्या है? उन्होंने आतंकवादी नहीं पैदा किए हैं, आतंकवादी नहीं पैदा किए। तबलीगियों को नए मुसलमान भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं बता देती हूँ संगीत रागी, बहुत क्लियर है। तबलीगी एक अच्छा मुसलमान बनाने में विश्वास रखते हैं। हुजूर ने जिस तरीके की जिंदगी जी है उस तरीके की जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। तो आप ये मत कहिए कि तबलीगी जो है आतंकवादी पैदा करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है संगीत रागी। तो आप में भी ऐसे बहुत से संगठन है जिनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ है, तो इसका मतलब ये कि आप उनके ऊपर ये आरोप लगाने लगेंगे कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। क्या मैं तबलीगी नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और गलत को जानती हूँ संगीत रागी। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मत कीजिए, ये मुझे बोलने का है ना, मुझे जानकारी है। अरे आपको जानकारी है इसका मतलब नहीं, कौन सी जानकारी है? तो क्या हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी और हिंदुस्तान की पुलिस क्या कर रही थी? मुझे ये बताइए। आतंकी बनाने की फैक्ट्री को बाकायदा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में चलने दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप संगीत रागी? बिल्कुल मालूम है कि भारत की जितनी इंटेलिजेंस सर्विसेज है तबलीगी पर नजर रखती है। आपको मालूम है विदेशों के अंदर, स्पेन के अंदर, स्वीडन के अंदर। अरे भाई इसलिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी एक्सट्रीम की तरफ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आतंकवादी बना देंगे। आपको बिल्कुल नहीं मालूम है इसका क्या मतलब? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, सब आपको मालूम है। आप बड़े ज्ञानी है सर, बाकी सब यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं फिर? संबित पात्रा, ऐसा है कि एंकर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा है संगीत रागी कि एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी विचारधारा को आप आतंकी बनाने का पूरा एक मरकज बना दें। ठीक है संगीत रागी, मालूम नहीं है आपको मालूम नहीं है क्या मतलब है? मुझे बताइए ना, तो फिर सरकार ने क्यों बैन नहीं लगाया है तबलीगी जमात पर? अभी तक क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई है तबलीगी जमातियों की? यहाँ बैठकर आप कुछ भी कहेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पर, बैन क्यों नहीं लगाया है? तबलीगी जमात पर बैन क्यों नहीं लगाया? मुझे ये बताइए। इतने दिन से है, इतने सालों से है, बैन क्यों नहीं लगाया तबलीगी जमात पर? अजीत डोभाल क्यों मिलने चले गए एक आतंकवादी बनाने वाले से? फिर बताइए मुझे, क्यों चले गए अजीत डोभाल मिलने के लिए? अजीत डोभाल से पूछे, हमसे मत पूछे, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो आपको दर्द, आपको बड़ा जानकारी है। तबलीगी है क्या? आपको बड़ी जानकारी है। आपको मालूम है कि हकानी नेटवर्क के पीछे कौन काम करता है? संगीत रागी, तबलीगी जमात के लोग। तबलीगी जमात के बारे में आपको अंदाजा नहीं है। आप बाकी दुनिया के तबलीगी जमात को यहाँ से मत जोड़िए, ये हिंदुस्तानी है, इनको पता है, इनको पता है। इनकी सोच थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। आप ये डिफेंड मत कीजिए कि बड़ा। बिल्कुल करूंगी मैं डिफेंड, क्योंकि आप झूठी बात फैला रहे हैं, क्योंकि आप डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तबलीगियों के खिलाफ। मैं मौलाना साद की बात कर रही हूँ और उन तबलीगियों की बात कर रही हूँ जो छुपे हैं, कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश की है। संबित पात्रा, क्या तबलीगी जिहाद में विश्वास नहीं करते हैं? जिहाद का मतलब पता है आपको? मैं यहाँ बैठकर आपको इस्लाम के ऊपर पाठ नहीं दूंगी संगीत रागी। सुबह सुबह मेरे ट्वीट पढ़ लिया कीजिए, आपको पता लग जाएगा। आपको क्या पता है? हाँ, सब आपको पता है। नहीं, पूरा देश आप ही चला रहे हैं संगीत रागी। मतलब ये नहीं है कि संबित पात्रा, समझे? रूबिका जी, अब मैं थोड़ा आ जाता हूँ। रूबिका जी, जहां तक तबलीगी जमात का सवाल है, देखिए ये तो अलग विषय है, हम जहां जा रहे हैं, मगर तबलीगी जमात के विषय में आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि हुजूर साहब जैसा जिंदगी जीते थे उसको आगे बढ़ाने का विषय तबलीगी जमात करती है। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, जो अभी कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में जो लॉकडाउन का फेज रहा और संक्रमण काल का फेज रहा है, उसमें तबलीगी जमात के मौलाना साद ने, क्योंकि वो अमीर है, अमीर मतलब लीडर हैं,
मरकज के, उन्होंने जो व्यवहार किया है वो व्यवहार बिल्कुल हुजूर साहब का व्यवहार नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, मैं इस्लाम को ज्यादा जानता नहीं हूं, मगर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि किसी भी धर्म के जो अरे आप कोई जरूरत नहीं है सर, मत पढ़िए आप इस धर्म को, आप इस धर्म को पढ़ के गलत ही सीख रहे हैं, आप मत पढ़िए, कोई इंटरेस्ट नहीं सर, रहने दीजिए। शोएब जामी, एक सेकंड, संबित पात्रा अपनी बात कंप्लीट कर लें, 20 सेकंड, उसके बाद शोएब जामी। देखिए, एक बात मैं स्पष्टता के साथ कह दूं कि ये जो डिबेट आज हो रहा है ये इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म या इस्लाम वर्सेस भारत नहीं हो रहा है, और तबलीगी जमात इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। ये जो कुछ लोग यहाँ चाहे शोएब जमाई हो चाहे मजीबुर साहब हो, वो बहुत कन्वीनियंटली इस्लाम को मरकज में ले आते हैं और फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं ये डिबेट एंटी मुस्लिम डिबेट है। ये बिल्कुल एंटी मुस्लिम डिबेट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देखिए रूबिका जी, आप जैसे एंकरों का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब एक लिबरल मुस्लिम फेस आके मरकज के बारे में सच्चाई बोलता है, डिबेट करता है, तब मुस्लिम समाज के लिबरल लोगों की मेंटालिटी भी पूरे विश्व को मालूम पड़ता है। फिर इन जनरल लोग नहीं बोलते हैं कि इस्लाम में ऐसा हो रहा है, इस्लाम में क्या हो रहा है। देखिए, इसलिए बहुत आवश्यक है कि पढ़े लिखे मुसलमान सामने आए और मरकज की जो जहालत है उसके विषय में बोले। और मैं हर बार कहता हूं, बिल्कुल सही संबित पात्रा, मैं बहुत चीजों पर आपसे अग्री ना करूं, लेकिन ये बात सही है कि आज हम इस्लाम वर्सेस कोई और धर्म, इस पर कभी कोई बहस नहीं हो सकती है। सबका धर्म अव्वल है, सबको सब धर्म की इज्जत करनी आती है। आज मौलाना साद को इस्लाम से कैसे कोई जोड़ सकता है? मौलाना साद, शोएब जामी, एक सेकंड, मुजीबुर रहमान भारत रत्न मिलेगा, रुकिए। परेशानी क्या शोएब जामी, मौलाना साद के खिलाफ बोला जाता है और सबके खिलाफ, मौलाना साद के खिलाफ बोलिए ना, आप किसी जमात के खिलाफ कैसे ठीक है रूबिका जी, बोला जाना चाहिए। मैं तो डिस्कशन ही मौलाना साद के खिलाफ कर रही हूँ। अपनी बारी में बात करें, अब आप अपनी बारी में बोलिएगा, सही कह रहे हैं शोएब जामी। रुक जाइए संगीत रागी, रूबिका जी, शोएब जामी, अरे संगीत रागी जी, अपनी बारी में कह लीजिएगा महाराज, अपनी बारी में कह लीजिएगा, अभी मेरी बारी है, छोड़िए इस अभी पत्थर मत फेंकिए, अभी शांत हो जाइए। देखिए रूबिका जी, मैं एक बात आपसे स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि वाकई में हम इस्लाम और हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौलाना साद की बात कर रहे हैं। और मैं कहीं वेयर अबॉटरीज नहीं किया, हालांकि मैं चाहता तो कानपुर का जो अभी 20,000 लोग जमा हो गए शोभन सरकार के अंतिम यात्रा में और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी, उसका भी चर्चा करता। मैं चाहता तो सागर के मुनि महाराज जो यहाँ से लोग जमा हो गए और कोरोना फैलाए, वहां पे पॉजिटिव निकले, उसका भी चर्चा करता, लेकिन मैंने वेयर अबॉटरीज नहीं की। मैंने कहा कि मौलाना साद साहब का ऑडियो फेक है, इसके बारे में जानकारी पत्रकारों ने पुलिस के सूत्रों, इंस्पेक्टर राजन, इंस्पेक्टर सतीश कुमार, एफएसएल और बीपीआरडी जो कि भारत सरकार की वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ पुलिस डेवलपमेंट, उन हवाले से दी है और उसकी स्क्रीनशॉट भी हमारे पास मौजूद है। मैं संगीत रागी तबलीगी जमात को आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री बता देंगे और आप जो है मौलाना साद को सबसे बड़ा मसीहा बता देंगे। ये दो एक्सट्रीम्स हिंदुस्तान में नहीं चल सकते हैं। अरे छोड़िए, आपको मालूम नहीं, ये बताइए कि मौलाना साद ने उनको क्या काम किया है? करने अरे कहीं भी कोई भी काम किया हो ना, हिंदुस्तान में क्या काम किया उसकी बात कीजिए ना। बात रखो यार, अपनी बारे में बात रखिए आप। अरे आप अपना नागपुर वाला इस्लाम अपने पास रखिए, अपनी बारे में बात कीजिए, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। देखिए मौलाना साद साहब ने तबलीग वालों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा, लेकिन इनके मुंह से शराबियों के खिलाफ कुछ आवाज नहीं फूटेगा। इनके मुंह से पूरे देश में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा के शोभन सरकार के अंतिम यात्रा में लोग जमा हुए और पूरा कोरोना फैला रहे। ये पूरे देश में जो कोरोना आतंकी और कोरोना बम, उनको नहीं कहेंगे। तबलीगियों के प्लाज्मा की जरूरत नहीं है इस देश को। अच्छा, अरे भाई तबलीगियों के प्लाज्मा की जरूरत नहीं है। देश के सारे कोरोना जिसको होता है उसके प्लाज्मा की जरूरत होती है। संगीत रागी प्लीज, अरे किस आरएसएस वाले ने खून दिया? ये अब आप इसको आरएसएस वर्सेस तबलीगी कर देंगे। आप दोनों प्लीज एक्सट्रीम में जा रहे हैं। संगीत रागी, आप इस तरीके की डिबेट कभी नहीं करते हैं। क्या हो गया है आज आपको? आपने कौन सी नफरत का चश्मा पहन लिया है संगीत रागी? संगीत रागी, आप कैसे पूरी जमात को किसी केस में घसीट सकते हैं? डोनेट किया ये बताओ। क्यों नहीं घसीट सकते हैं? जमात की आइडियोलॉजी है तो क्यों नहीं घसीट सकते हैं? अरे भाई ये वही लोग हैं रूबिका जी जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा। ये वही लोग हैं जो भारत की आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिए।
हिंदुस्तान की स्वाधीनता संग्राम में कभी हिस्सा नहीं लिया। ये संविधान को बदलना चाहते, इनके हाथ दंगों में रखे हुए, इन्होंने मासूम हिंदुओं को दंगाई बनाना, इन्होंने मासूम हिंदुओं को भड़का करके देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत का आग लगाया। यही लोग आज इस्लाम पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे अपना घर देखो जाके, कितने मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने तबरेज की हत्या की, यही लोग हैं जिन्होंने पहलू खान और अलीमुद्दीन की हत्या की। वो तमाम शहीदों का खून यहाँ पर नहीं, सबने अपना एजेंडा जो है बेपर्दा कर दिया, सबने यहाँ पर। आज पूरे देश ने देख लिया, सच्चाई किसी को पसंद नहीं है, सच्चाई किसी को भी पसंद नहीं आती है। नहीं, अभी जमाती से शुरू हुए संगीत रागी, और उसके बाद आपने कह दिया कि आप लोग तो चले गए थे पाकिस्तान। क्या हो गया है संगीत रागी? ठीक तो है, आजकल आप भी रोजा रख रहे हैं क्या? नहीं, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। मुझे रोजा की जरूरत नहीं है। क्यों किस बात पर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? इत्मीनान रखिए ना, इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए। ये आपको पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तबलीगी जिहादी है, तबलीगी जिहादी है। हाँ ठीक है, तो आप उनके खिलाफ केस दर्ज कीजिए ना। यहाँ बैठकर ज्ञान क्यों दे रहे हैं? बैन लगवाइए ना। आपका तो पूरा संगठन है, क्या कर रहा है फिर? क्यों आप ऐसे लोगों को घूमने दे रहे हैं फिर संगीत रागी? 70 साल में अरे अब तो 6-7 साल हो गए हैं, क्या 70 साल कर रहे हैं आप? संबित पात्रा, संबित पात्रा, लड़ाई झगड़ा अगर बंद हो जाए तो मैं कुछ विषय रखूं। हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है, सब परम ज्ञानी संगीत रागी जी को मालूम है भाई। हाँ, आपको, सिर्फ आपको मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। ये देश की सरकार को भी नहीं मालूम है, इंटेलिजेंस को भी नहीं मालूम है, बाकी जितने भी पुलिस वाले हैं उनको नहीं मालूम है, NSA को भी नहीं मालूम है, अजीत डोभाल को भी नहीं मालूम है। जो मालूम है परम ज्ञानी संगीत रागी को मालूम है। आपको मालूम है कि तबलीगी नाजमनी तहजीब के खिलाफ है। आप जिस नाजमनी तहजीब की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी भी अति तक ले जाएंगे। आइडियोलॉजी एक्सट्रीम, ये तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वो आतंकवादी बना रहे हैं हिंदुस्तान में बैठकर? मैं आपको बार बार नहीं समझा सकती हूँ। आपको नहीं समझना, मत समझिए। व्हाट डू यू मीन, हु आर यू? आई एम रुबिका लियाकत, नहीं पता आपको? You are Rubika Liaquat. You have right to question that. You have right to. I have asked you a question, लेकिन मैं आपको ये जगह नहीं दूंगी किसी भी जमात को पूरे तरीके से बदनाम करने के लिए। क्लियर हूं मैं, संबित पात्रा। इसका मतलब तबलीगी जमात यदि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है तो उसके बारे में बात नहीं किया जाए क्योंकि वो मुसलमान है। देश के एजेंसी को कहना पड़ेगा कि वो आतंकवादी संगठन है। आप देश की एजेंसी नहीं है। मैं आपको कोई राइट नहीं देती हूँ ये डर फैलाने का, और मैं अब आपको स्क्रीन से बाहर कर रही हूँ सर। आई एम सॉरी संबित पात्रा। मुझे अपनी व्याख्या करने का पूरा अधिकार। अरे आप अपनी व्याख्या घर पर कीजिए ना फिर। आतंकवादी संगठन थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको 2012 में तबलीगी जमात में इस्तेमाल करने दिया। अब शोएब जी रुक जाइए, अब कैसे बात करूं मैं? सब लोग चिल्ला रहे हैं, मैं कैसे बस अरे मुजीबुर रहमान, मुझे याद आया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि संबित पात्रा को बोलने की जरूरत नहीं है, रुबिका लियाकत काफी है? अब तो चुप हो गए आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए अब मैं बोल संबित पात्रा। देखिए हम कहीं ना कहीं विषय से भटक गए हैं, मगर यहाँ पर जो प्लाज्मा की बात की गई उसकी भी सफाई देनी होगी। नंबर 1, मुझे तो बड़ा तकलीफ लगा कि इन्होंने कहा कि हम प्लाज्मा दे रहे हैं। याद करिए बीच में ये भी नैरेटिव फ्लोट करने की कोशिश की गई थी कि हम तो प्लाज्मा दे रहे हैं, हम कोरोना वॉरियर हो गए। ये उंगली कटा करके शहीद बनने की कोशिश कुछ लोग जो कर रहे हैं मरकज में, वो भी नहीं करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि RSS के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं प्लाज्मा? अरे जो सफर ही नहीं कर रहा है, जो लॉकडाउन के कायदे कानून मान रहा है, उसको अगर नहीं हुआ है कोरोना, अच्छी बात है। आपको नहीं हुआ है, अच्छी बात है। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं आपको, आपके परिवार वालों को कभी ना हो, और चूंकि नहीं होगा तो आपको प्लाज्मा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ना होना ये ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात है, देखिए यहाँ जिस प्रकार से कोरोना को लेकर एक षड्यंत्र की बू आ रही है, मौलाना साद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मौलाना साद आज एक षड्यंत्रकारी के रूप में देश के सामने आ रहा है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने अपने तहकीकात के माध्यम से ये पता लगाया है कि 167 लोग जो जमात के सदस्य थे, उन्होंने माना है कि वो जाना चाहते थे। षड्यंत्र तो उन लोगों का है, किंतु उनको रोका गया। उन लोगों का है जिन्होंने मौलाना के खिलाफ फेक ऑडियो चलाए, दूसरों को कि आप मेरे बीच मत बोलिए। ऑडियो चलाए मौलाना साहब का।
नहीं, आप ऐसे मौलाना साहब का फेक ऑडियो चला करके आपने उनको बदनाम किया। बोल रहे थे कि मेरे बीच से मत बोलिए। भाई गॉड, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। घूम फिर के एक ही बात पर आ गए शोएब जामाई, कितनी बार बताऊं, लिख कर दूं क्या? पुलिस ने उस खबर को कंडेम कर दिया है। षड्यंत्र किया इस देश के खिलाफ। उन्होंने इस देश को हिंदू मुस्लिम की नफरत में बांटा और कहा कि देश के मजदूरों की समस्याएं, देश के मजदूरों की समस्या। आप तो प्रेम की गंगा बहा रहे हैं ना शोएब जामाई, आप तो प्रेम की गंगा बहा रहे हैं ना। यहाँ पर मौलाना साहब को डिफेंड करके वो शख्स जो भागे हुए हैं, वो शख्स जो खुद को क्वारंटीन करके बाकी सारे जमातियों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, भागा हुआ है? कहाँ है मौलाना साहब? दीजिए मुझे एड्रेस, दीजिए कहाँ है, मुझे एड्रेस दीजिए। कहाँ है मौलाना साहब? जाकिर दिल्ली के अरे सुनिए पहले दिल्ली के जाकिर नगर गड्ढा कॉलोनी कमरा नंबर 446 में जाकर के देख लीजिए मौलाना साहब है या नहीं है। पूरी दिल्ली पुलिस को पता है, सारे एजेंसीज को पता है। बेवकूफ बनाते हैं आप लोग जब सब लोगों को पता है कि मौलाना साहब जाकिर नगर गड्ढा कॉलोनी में रहते हैं, तो आपको पता नहीं है। आप इनको पहले शोएब जामाई को अवार्ड मिलना चाहिए भाई। नहीं, चलिए अवार्ड मिल रहा है, सबको अवार्ड देंगे, सबको भारत रत्न चाहिए। आप पहले इनको शांत करिए जरा, ये चिल्लाते नोटिस पता देखिए, अवार्ड देंगे आपको। देखिए एक सेकंड कि किस प्रकार का व्यवहार है, दूसरों को बोलने नहीं देना, लगातार चिल्लाना, ये अच्छा, ये जमात की अच्छी बात नहीं है। सुन लीजिए मेरी, नहीं देखिए अभी अवार्ड मिलेगा, फिर बिहार में अवार्ड मिलेगा। आप देखिए FIR दर्ज हो गया, तो कैसे हम लोग पढ़े लिखे लोग कैसे डिबेट करेंगे इनके साथ? ऐसे डिबेट नहीं होती। शोएब भाई रुक जाइए, अपनी टर्न। आप तो जानते हैं ना कायदा डिबेट का, रुकिए। कहाँ जानते हैं ये? हाँ, संबित। चलिए रूबिका जी, अभी जब डिबेट शुरू हुआ, ये शोएब जामाई ने कहा कि देखो जी, ये जो जमात है इसका ना तो कोई आधिकारिक वेबसाइट है, ना कोई आधिकारिक प्रवक्ता है, ना कोई इनका ये जो बैठे हुए हैं यहाँ मुजीबुर रहमान, ना वो उनके आधिकारिक वकील हैं, ना तो शोएब जामाई भी जमात के आधिकारिक प्रवक्ता है। ये सारे कोई आधिकारिक नहीं है। इन सबको ये सब आके यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? हम तो यहाँ आधिकारिक प्रवक्ता बैठे हैं ना, बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता बैठे हैं, आप आधिकारिक एबीपी न्यूज की एंकर बैठी हैं। ये सब गैर आधिकारिक लोग जिनका पास कोई अधिकार नहीं है, यहाँ आके सुबह से शाम तक क्यों मौलाना साहब चिल्ला रहे? आप क्या लगते हैं जी उनके? क्या उन्होंने आपको मौलाना साहब दे दिया बैठे का? आपको क्या अधिकार है? आपके पास ठेका है कि इस कमरे में मौलाना साहब बंद है? जिम्मेदारी बंद करिए, यहाँ पर आप नफरत की दुकान को बंद करिए। ये जो जमात के आप प्रवक्ता बन के बैठे हैं, अरे मैंने तो बता दिया भाई, मैंने बता दिया कि मौलाना साहब यहाँ है, आप बताओ। चिल्लाना चोट करना, मैंने तो बता दिया मौलाना साहब कहाँ है, आप बताओ। आप लोग जहालत का वकालत कर रहे हैं। थूक, आप तो देखिए रूबिका जी, ये वही लोग हैं। मुझे मैं कंप्लीट कर लूं रूबिका जी, कितना चिल्ला? प्लीज ऐसे नहीं। शोएब जामाई, मैंने आपको 10 मरतबा एक ही बात, बहुत कायदे से हम लोग डिबेट कर रहे थे ना। एक सेकंड, समझ में आ रहा था सबको। ये शोएब जामाई वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था किसी भी नर्स के ऊपर जमातियों ने कोई भी अश्लील हरकत नहीं की। वो नर्स सामने आई, उस नर्स ने एलएनजेपी का बताया कि किस प्रकार उसके पीपीई किट को फाड़ा था, किस प्रकार उससे खाना मारने की कोशिश की थी, और ये चुप रह गए थे। मेरे पास वक्त नहीं है। वही है ना, जो गलत है उसको गलत अगर नहीं कहा शोएब जामाई, सिर्फ इसलिए खामोशी अख्तियार कर ली कि नहीं ये तो दाढ़ी है, टोपी है और अपने आप को एकदम सच्चा पक्का मुसलमान कह रहा है, तो हमें तो सपोर्ट करना ही होगा। नहीं, ये चलेगा। जो गलत है वो गलत है, जो सच है उसका साथ दीजिए।